गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार क्या है? तो आज का सुविचार है थक कर रुकिए, हार कर नहीं। तो इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में थक कर रुकना चाहिए, ना कि हार कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज तारीख क्या है? तो आज है 30 जनवरी। क्या है? 30 जनवरी। और 30 जनवरी को क्या हुआ था देख लेते हैं। ये कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत आम दिन की तरह ही हुई थी। प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी बिरला हाउस पहुंचे, तब उन्हें गुरबचन सिंह लेने आए। उनके साथ बापू प्रार्थना स्थल की तरफ चले गए। उसके बाद गांधी जी ने दोनों हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। तभी भीड़ के बीच में से एक नाथूराम गोडसे निकला और उसने गांधी जी के सामने हाथ जोड़े। गोडसे ने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जख्मी हालत में अंदर ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। गोडसे और नारायण आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है अब ये तो पता नहीं किसके द्वारा कर दी जाती है। तो नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। तो अभी हाल ही के अंदर एक मूवी भी आई है, गोडसे वर्सेस गांधी एक युद्ध। तो इसलिए ये चर्चा में है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर करेंसी यानी कि पैसे की शुरुआत कैसे होती है। तो पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं था तब बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु। यानी कि अगर आपको गेहूं चाहिए तो आपको जो देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी। अगर आपको गुड़ चाहिए तो आपको कोई और वस्तु देनी पड़ेगी। तो उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना ही पहले बार्टर सिस्टम कहलाता था। जैसे कि आपको मुर्गी और अंडा चाहिए तो आपको भेड़ देना होगा, ऐसे ही। फिर चाहे उसके अंदर कोई संतुलन नहीं था कि भेड़ कितने की है या मुर्गी और अंडा कितने का है, आपको वस्तु के बदले वस्तु ही देना पड़ता था, फिर चाहे वो कितनी महंगी हो या फिर कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। उसके बाद देख लेते हैं कि 8000 साल पहले यानी कि नवपाषाण काल के अंदर, कब? नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने क्या कर दिया था? खेती करना शुरू कर दिया था। तो हम ये करेंसी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं, पैसों का इतिहास। तो मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था किसके अंदर? नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल के अंदर। और खेती के जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मेहरगढ़ से खेती के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं अपन को, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बर्तन, औजार, काटने और बुनने की कला और पशुपालन भी शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? पशुपालन। तो राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस काल में मेसोपोटामिया के लोगों ने बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय को अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया था। बार्टर सिस्टम जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे अगर आपको मछली चाहिए तो आपको गेहूं देना पड़ेगा उसके बदले में, ऐसा। फिर क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जहां सामान के बदले सामान दिया या लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। जिसमें सामान के बदले क्या दिया जाता है? सामान। मान लीजिए आपको जो चाहिए और आपके पास मछली है। ऐसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास जो हो और उसे मछली देंगे और बदले में आप जो ले लेंगे। खेती की शुरुआत के साथ ही व्यापार फलने फूलने लगा। अब लोगों ने लेन देन को आसान बनाने के लिए किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है इसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। तो अब रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया क्योंकि खेती जो है वो फलने फूलने लगी थी और सभी के पास अब ये रिकॉर्ड ये रखने लग गए कि कौन क्या पैदा करता है, कौन क्या किसकी खेती करता है और किसको क्या चाहिए और बदले में वो उसको क्या दे सकता है। तो उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। इसके लिए वो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर मार्किंग किया करते थे। क्या करते थे? जो मिट्टी होती थी उसको मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर मार्किंग करते थे। जैसे ये देखिए,
मेसोपोटामिया इन पत्थरों से होती थी गिनती। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ऐसे पत्थरों से गिनती होती थी, जैसे आज बाट होते हैं ना, मापने तोलने की जो इकाई होती है, ठीक है, वो तो केजी लीटर इनमें होती है। और उनको केजी लीटर को मापने के लिए जो बाट होते हैं, ठीक है, वेट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड वेट होते हैं। और गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि आज भी लगभग कहीं ना कहीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है तोलने के लिए। नेक्स्ट है, लेकिन बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ता था जिसे आपके पास उपलब्ध सामान की ज़रूरत हो और बदले में वो आपकी ज़रूरत का सामान दे सके। तो ये तो सही बात है कि आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जिसके पास वो सामान हो जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि इसके पास पत्थर है और इसके पास एप्पल है, ठीक है, तो इसको पत्थर की ज़रूरत हो और इसको एप्पल की ज़रूरत हो, इसको पत्थरों की ज़रूरत हो और इसको एप्पल की ज़रूरत हो, तो अब ये आप आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है कमोडिटी मनी की शुरुआत। कमोडिटी मनी की शुरुआत मतलब अब पैसों की शुरुआत होती है। तो कैसे? बार्टर सिस्टम की सीमाओं की वजह से कमोडिटी मनी का जन्म होता है, जिसमें कुछ वस्तुओं को करेंसी माना गया। इस सिस्टम की शुरुआत का सटीक अंदाजा मुश्किल है। मोटे तौर पर 4 से 5,000 साल पहले माना जाता है। यानी कि नवपाषाण काल में क्या होता है? बार्टर सिस्टम। उसके बाद जब 4 से 5,000 साल पहले या माना जाता है किसका? कमोडिटी मनी का। जो ऊन और चांदी कुछ शुरुआती कमोडिटी थे जिन्हें करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। तो जो शुरुआती तौर में थे वो कौन कौन थे? एक तो जो था, एक ऊन था, ठीक है, और एक चांदी थी। इसे मापने के लिए आज के लीटर की तरह एक इकाई शिला थी। क्या थी? शिला। तो शिला एक इकाई थी। इस माप के कटोरे बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। तो इस माप के जो कटोरे थे वो बड़ी संख्या में बनाए जाते थे ताकि क्या किया जा सके? माप तोल किया जा सके। ये देखिए, एरोहेड्स, चावल और गोल्ड पाउडर जापान की करेंसी का शुरुआती रूप। ये जापान के करेंसी म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये जापान के जो ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये जापान के शुरुआती करेंसी रूप है। फिर क्या होता है? कोई शख्स 10 शिला जो देकर मजदूरी करवा सकता था। मतलब कोई 10 ये जो बर्तन है, ठीक है, ये जो बर्तन है ये 10 भरकर देने के बाद वो मजदूरी करवा सकता था। तो शिला एक इकाई हो गई और उसके बदले में वो काम करवा सकता था। जैसे वो मजदूर 5 शिला जो में अपने लिए जूते खरीद सकता था, वो मोची 3 शिला जो में चमड़ा खरीद सकता था। तो एक इकाई हो जाती है। उसके बाद जिन क्षेत्रों में जो उपलब्ध नहीं था वहाँ दूसरी वस्तुओं को कमोडिटी मनी के तौर पर उपयोग में लाया जाता था, जैसे बैल, मानव खोपड़ी और पत्थर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन कारोबार का विस्तार होता है। कारोबार का विस्तार हुआ तो कमोडिटी मनी को लाना और ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। ये हर जगह स्वीकार भी नहीं होती थी। तो अब क्या वो समय आ गया कि अब जो मनी है उसको और कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत। तो जो कोड़ी पहली करेंसी बनी। जो कोड़ी, मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाऊंगा कि कोड़ी किस प्रकार की होती है, और वो पहली करेंसी बन गई। 1200 ईसा पूर्व चीन में कोड़ियों को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? पूर्व चीन के अंदर। कब? 1200 ईसा पूर्व में चीन ने, ठीक है, 1200 ईसा पूर्व पहली बार किसी एक विशेष वस्तु को मुद्रा के तौर पर उपयोग करने का चलन ट्रेंड में आया। क्या आया? ट्रेंड में आया। अब कोड़ियाँ आपने कई किसके अंदर देखी होगी? पानी के अंदर आपने ऐसी कोड़ियाँ देखी होगी। ये पानी के अंदर अक्सर मिल जाती है। तो चीन की 3000 साल पुरानी कोड़ी करेंसी है। ये कोड़ियाँ जापान के करेंसी म्यूजियम में रखी हुई है। कोड़ी की अपनी कोई कीमत नहीं थी, यानी आप कोड़ी खा पी नहीं सकते, इसके कपड़े भी नहीं बन सकते थे, फिर भी इसे करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया। अब ये क्या है? एशिया है, ठीक है। तो एशिया में कोड़ियाँ चालू हो चुकी थी 1200 ईसा पूर्व। जैसा कि अभी अपन ने देखा, चीन के अंदर इसकी शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है। करेंसी के रूप में कोड़ी का उपयोग समूचे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और द्वीपों में 4000 सालों तक चलता रहा। कितने सालों तक? 4000 सालों तक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोड़ी का जो उपयोग है वो कितने सालों तक चला, तो 4000 सालों तक वो चलता रहा। फिर आता है अंग्रेजी शासनकाल में 20वीं सदी के कई सालों तक युगांडा में कर का भुगतान कोड़ियों में किया जाता था। किसका? कर का भुगतान किसमें किया जाता था? कोड़ियों के अंदर। भारत में समुद्री तटों से लगे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक कोड़ियों का उपयोग मुद्रा के तौर पर होता रहा। ओडिशा में तो 1805 तक
कौड़ी का उपयोग लेन देन के लिए होता रहा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बंद कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है इंडिया के अंदर? तो 1600 के अंदर आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिक्कों की शुरुआत कब से होती है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1200 ईसा पूर्व में चीन में तो कौड़ियों की शुरुआत हो जाती है। अब सिक्कों की शुरुआत 600 ईसा पूर्व लीडिया वर्तमान में जो कि तुर्की के अंदर है, तुर्की के शासक एलियटस ने सिक्कों को मुद्रा के रूप में लॉन्च किया था। इसका नाम दिया गया लीडियन स्टेटर। क्या नाम था? लीडियन स्टेटर। आप देख सकते हैं लीडियन स्टेटर की यह तस्वीर है इसके अंदर, सिक्कों के अंदर। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्टिकोलॉजी। ठीक है, न्यूमिनिस्टिकोलॉजी कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। इसे दुनिया की पहली आधिकारिक करेंसी माना जाता है। ये सिक्के सोने और चांदी के मिश्रण से बनाए गए थे। इन सिक्कों पर जानवरों के चित्रों के साथ विशेष मुहर भी लगाई गई थी, जो सिर्फ और सिर्फ राजा के ही द्वारा ही बनाए जाते थे और कोई और इसे कॉपी नहीं कर सकता था। अलग अलग सिक्कों की अलग अलग कीमत का उदाहरण, जैसे किसी को मिट्टी का घड़ा खरीदना है तो इसकी कीमत होती है 2 उल्लू और 1 सांप वाले लीडियन स्टेटर। ठीक है, 2 उल्लू और 1 सांप वाले लीडियन स्टेटर। तो ऐसे हो गया, मतलब निर्धारण हो गया कि आपको 2 उल्लू और 1 सांप वाले लीडियन स्टेटर देके आप एक मिट्टी का घड़ा खरीद सकते हैं। लीडिया और चीन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसने सबसे पहले मुद्रा के तौर पर सिक्के जारी करने शुरू किए थे। तो इंडिया भी काफ़ी आगे रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी सिक्के देखने को मिलते हैं अपन को। भारत में सिक्कों का चलन, तो भारत के अंदर सिक्कों का चलन कब से माना जाता है? तो भारत में सिक्के ढालने की शुरुआत महाजनपद काल में आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें कुछ गणतंत्र थे और कुछ राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, और ये कब से शुरू होती है? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती है। 5वीं सदी ईसा पूर्व साक्य जनपद में डला चांदी का सिक्का। तो ये एक साक्य जनपद था। ठीक है, उसके अंदर ये चांदी का सिक्का डला हुआ देखने आप देख सकते हैं। इन महाजनपदों में बड़े क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, बड़े क्षेत्र कौन कौन से? जैसे पंचाल, जैसे पंचाल राजकुमारी थी महाभारत के अंदर, पंचाल राजकुमारी को क्या कहते हैं? द्रौपदी। ठीक है, तो ये पंचाल की थी। ठीक है, साक्य अभी अपन ने देखा चांदी का सिक्का। कौशल, काशी, मगध, वांग, वत्स, सूरसेन, कुरुवंश, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, जिसको प्राचीन काल महाभारत काल के अंदर हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। गांधार नरेश शकुनी जो दुर्योधन का मामा था। ठीक है, वो गांधार से था। सौराष्ट्र, जिसको आज गुजरात कहा जाता है, और गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको सौराष्ट्र कहा जाता है। तो ऐसे कुल 16 महाजनपद थे जहाँ से अपन को प्रमुख सिक्के देखने को मिलते हैं। कुंतल, ठीक है, सौराष्ट्र में इन सिक्कों के पीछे कुबड़ वाले बेल का निशान होता था, और दक्षिण पंचाल में स्वास्तिक और मगध के सिक्कों में कई तरह के प्रतीक अंकित होते थे। तो ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसकी? सिक्कों की, इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। इस काल में ढाले गए सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि पर्ण से आप क्या समझते हैं? तो ये एक तरह का एक सिक्का था। पुराण और करसापर्ण भी कहा जाता था, जो आमतौर पर चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। तो पर्ण, पुराण और करसापर्ण किसके बने होते थे? चांदी के। ठीक है, जिनको आहत सिक्के भी कहा जाता था बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जातक ग्रंथों में करसापर्ण सिक्कों का उल्लेख कई बार किया गया है। इन कथाओं के अनुसार वक्त एक जोड़ी बैल की कीमत 24 करसापर्ण थी, और 24 करसापर्ण क्या? जो चांदी के सिक्के थे उनको ही करसापर्ण कहा जाता था। तो एक बैल की कीमत कितनी थी? 24 करसापर्ण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करसापर्ण क्या है? तो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, कौन सी ईस्वी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल के अंदर। फिर उसके बाद टंका और जीतल की शुरुआत मानी जाती है। ये कब? जब गुलाम वंश आता है दिल्ली के ऊपर, तब से ये मानी जाती है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसके अंदर उल्लेख किया है। अब उसके अंदर सबसे पहला क्या है? सुवर्ण रूपा, यानी कि जो सोने से बना जो सिक्का था उसको सुवर्ण रूपा कहा गया है। उसके बाद ताम्र रूपा, यानी कि तांबे से बना। उसके बाद रुपया रूपा, यानी कि चांदी, और शिश रूपा, यानी कि शीशे का। 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया गया है इसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, जो इसका है चाणक्य का, या फिर कौटिल्य भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन सिक्कों का चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर उल्लेख है? तो सुवर्ण रूपा सोने का, ठीक है, उसके बाद ताम्र रूपा तांबे का,
और रुपये रूपा चांदी और शिश रूपा शीशे का 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख अपन को अर्थशास्त्र के अंदर देखने को मिलता है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ये सिक्के मौर्य काल के हैं। किसके? मौर्य काल के। और सबसे पहला मौर्य शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, जिन्हें कलिंग को जीतकर बाद में शांति की नीति अपना ली थी। पहले तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी से बनी मुद्राओं को टंका और तांबे से बनी मुद्राओं को जीतल के रूप में प्रसारित किया। जो कहाँ का शासक था? पहले तो बाद में ये गुलाम वंश का था और दिल्ली के ऊपर शासक कर रहा था। इल्तुतमिश के समय जीतल यानी कि जो तांबे के बने होते थे। इल्तुतमिश ने मुद्राओं पर टकसाल का नाम भी लिखवाया। टकसाल वो जगह होती थी जहाँ मुद्राएं बनती थी, जैसे कि आज जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलती चांदी की टकसाल, वहाँ पर चांदी की मुद्राएं बनती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकारों ने उस समय के अनाजों के दामों का उल्लेख किया है, जैसे कि जो गेहूं होता था उसका 7.5 जीतल प्रति मन, ठीक है। चावल जो होता था वो 5 जीतल प्रति मन होता था। जो होता था वो 4 जीतल प्रति मन होता था। मन क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद जो घी होता था वो 1 जीतल प्रति 2.5 किलोग्राम होता था। मतलब 1 जीतल यानी कि एक तांबे के सिक्के के बदले 2.5 किलो घी आपको देखने को मिलता है। और 1 मन का मतलब होता था 40 किलोग्राम। कितना? 40 किलोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पहले महंगाई कम थी। नेक्स्ट है, अब होता है भारत में रुपए की शुरुआत। किसकी? रुपए की शुरुआत। इससे पहले तो सिक्के चल रहे थे, ठीक है, फिर वो चांदी के हो, तांबे के हो, सोने के हो, ठीक है, या फिर कौड़ियाँ थी। तो अब भारत में किसका शुरुआत होती है? रुपए की शुरुआत। तो भारत में रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी, जो कि दिल्ली के ऊपर शासन करता है, ठीक है, किसको हराकर? हुमायूं को हराकर दिल्ली के ऊपर शासन करता है 1552 से लेकर, सॉरी, ठीक है, अब डेट मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अकबर के बाद, जब अकबर 1504 के अंदर, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बाबर, हुमायूं। तो हुमायूं, जब बाबर के बाद हुमायूं आता है तो हुमायूं को हराकर जो शेरशाह सूरी है वो शासन करता है, ठीक है, शेरशाह सूरी शासन करता है और उसी के द्वारा भारत में रुपया शब्द का शुरुआत की जाती है। अपने कार्यकाल 1540 से 45 में किया गया, ठीक है। कब से कब? 1540 से 45। ये शेरशाह सूरी का काल था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। फिर इसने किया था? शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी के समय का ये चांदी का सिक्का है, आप देख सकते हैं, ये चांदी का सिक्का है शेरशाह सूरी का समय का। और शेरशाह सूरी की जो कब्र है वो कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरी ने 11.5 ग्राम चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें रुपया कहा जाता था। 20वीं सदी तक ये बिना किसी बदलाव के चलता रहा। सूरी के शासन में चलाए गए सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। क्या कहा जाता? मोहर। 1 मोहर, 2 मोहर, 3 मोहर, ऐसे, जिसका वजन लगभग 10.9 ग्राम होता था, जो सोने का होता था। ये आप देख सकते हैं। शेरशाह सूरी के समय ये तांबे का पैसा था, ठीक है, और सोने का होता था मोहर, जो 10.9 ग्राम का होता था। आज 10 ग्राम जो सोने की जो वैल्यू है वो कितनी है? लगभग 58,000 रुपये। वहीं तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। इसी दाम को बाद में पैसा कहा जाने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उस वक्त तक सूरी का चांदी का रुपया लोकप्रियता के चरम पर था, मतलब काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। 1835 में अंग्रेज सिक्का निर्माण अधिनियम लेकर आए, 1835 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज सिक्का निर्माण अधिनियम कब लेकर आए, तो 1835 के अंदर लेकर आए। 1857 में जहां क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में रुपया को भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दी गई। क्या बना दी गई? आधिकारिक मुद्रा बना दी गई। और 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? ठीक है, कौन था वो? कैनिंग, वाइसराय कैनिंग। नेक्स्ट है, तब से अब तक रुपए के शेप, साइज, मटेरियल और डिजाइन में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बदला है। आज भी वो रुपए ही है। जैसे अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है और यूरोप की यूरो है, ऐसे ही भारत की जो करेंसी है वो क्या है? रुपए है। आप देख सकते हैं पुराने सिक्के, ठीक है, पुराने सिक्के 25 पैसे, 10 पैसे ये भी चलते थे, जो आज नहीं चलते हैं। रुपया शब्द संस्कृत के रुपया से आया है, जिसका मतलब कच्ची चांदी होता है। क्या होता है? कच्ची चांदी होता है। और रुपये कम का मतलब चांदी का सिक्का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम पूरा जो करेंसी है, पैसा है, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी। पेपर करेंसी की शुरुआत भारत के अंदर
ठीक है, इंडिया के अंदर कहाँ से होती है? तो चीनी व्यापारियों को सिक्कों को बड़ी मात्रा में लेकर चलना बोझिल और मुश्किल लगने लगा था। ठीक है, जैसे कि आपको पास 2 क्विंटल सिक्के हो गए तो उसको ले जाना और लाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था चीनी व्यापारियों को। तो उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी की शुरुआत चीन के सांग जो राजवंश था उसके द्वारा करीब 700 ईस्वी में की गई मानी जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर के अंदर, ये पेपर का जो करेंसी है वो। कागजी मुद्रा को पंख लगे 14वीं शताब्दी में जब यूरोप में नोट्स का उपयोग शुरू होता है। शुरुआती चीनी नोट का इलस्ट्रेशन ये जॉन ई सेड्रोक की किताब मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ चाइना से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये 1666 की स्वीडिश क्रेडिट नोट है। ठीक है, ऐसा नोट होता था पहले, इतना बड़ा लंबा छोड़ा। 1660 में बैंक ऑफ स्वीडन ने पहला प्रॉपर नोट जारी किया, लेकिन यह छोटी क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब छोटे लेन देन के लिए इस्तेमाल होता था। अर्थशास्त्री जॉन लो की मदद से इन नोट्स को ऑफिशियल मुद्रा के तौर पर स्थापित किया गया। ठीक है, ये कौन है? ये है जॉन लो। 1933 में अमेरिका में $100 कीमत से ज़्यादा सोना रखने पर रोक लग गई। मतलब $100 में जितना सोना आता है उससे अधिक आप सोना नहीं रख सकते हैं अपने पास। ये 1933 की बात है। ठीक है, तो ये है $100 अमेरिका की करेंसी। सिक्के सोने से बनते थे, इसलिए लोगों ने सिक्कों की जगह नोट को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। अब भारत में पेपर करेंसी का चलन। तो भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी बैंकों ने की थी। किसने की थी? प्रेसिडेंसी बैंकों ने। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 10 रुपये है, ये 20 रुपये है और ये 100 रुपये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1862 में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वाले 10, 20, 50, 100 और 1000 मूल्य के नोट जारी किए गए। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पेपर करेंसी को मैनेज करने के लिए मिंट मास्टर्स, अकाउंट जनरल और करेंसी कंट्रोलर बनाए गए। जैसे कि आज आरबीआई है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो है। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोटे मूल्य के नोटों की कमी महसूस हुई। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपये, 2 रुपये और 8 आना के नोट भी लॉन्च हुए, जो कि अपन को अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये के नोट। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और तब से इसी के पास नोट छापने का अधिकार है। जैसे कि वर्तमान में कौन? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शुरुआती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छापी गई। 100वें जन्मदिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की तस्वीर किस साल में छापी गई, तो 1969 में छापी गई। उससे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों पर नहीं हुआ करती थी। 100वें जन्मदिन पर पहली बार नोट पर उनकी तस्वीर छापी गई थी। तो ये क्वेश्चन अब बन सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है कि 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए करेंसी नोट जारी किए। आप देख सकते हैं, अब तो ये बंद हो गया है, इसके स्थान पर नया नोट आ चुका है। ठीक है, नया नोट आ गया है। अब वर्तमान में दुनिया में कुल कितना पैसा है वो देख लेते हैं। CIA फैक्ट बुक के एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया में कुल पैसा करीब $81 ट्रिलियन है। कितना है? $81 ट्रिलियन है, जो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर के सिक्कों और नोट की कुल वैल्यू करीब $5 ट्रिलियन ही है। ठीक है, जबकि टोटल जो पैसा है वो $81 ट्रिलियन है। बाकी सिक्कों और नोट की अगर वैल्यू देखी जाए तो $5 ट्रिलियन ही है। यानी कि कुल पैसे का करीब 94% जो हमारे खाते में दिखता है वो सिर्फ कंप्यूटर सर्वर में ही मौजूद है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरी दुनिया पर $199 ट्रिलियन का कर्ज है, यानी कि कुल पैसे का 2.5 गुना कर्ज है। मतलब पैसा जितना है उससे ज़्यादा तो कर्ज है। ठीक है, 2.5 गुना। अब जैसा कि अपन ने न्यूज़ में देखा था कल कि एक मिराज, ठीक है, एक सुकोई 30 और एक मिराज आपस में टकरा गए थे और एक पायलट की एक पायलट की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और तो वो शहीद हो गया। तो सुबह 10:30 बजे दोनों प्लेन आपस में टकराए। मिराज मुरैना के पास क्रैश हुआ। ठीक है, ये मिराज मुरैना के पास क्रैश हुआ और जो सुकोई है वो राजस्थान के किसी जिले के अंदर क्रैश होता है। ये देखिए, ये पायलट है, ठीक है, जो जख्मी हालत में नीचे गिरे हुए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसको एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि पायलट उड़ान के समय केवल रडार के भरोसे होते हैं। ATC में जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मिशन उतना सक्सेसफुल होता है। मतलब इन तीनों व्यक्तियों का कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, मिशन सक्सेसफुल होगा। अब पैसेंजर विमानों में TCAS होता है, ताकि कोई दूसरा विमान उसके रडार सिस्टम के पास आता दिखे तो अलार्म बजे। अब ये
CAS क्या होता है? तो इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। ये लगा होता है किसके अंदर? जो पैसेंजर विमान होता है, जिसके अंदर व्यक्ति एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, ट्रेवल करता है, उसके अंदर। तो जब दूसरा विमान इसके पास आता है तो वो अलार्म बज जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो फाइटर लड़ाकू विमान होते हैं उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। उसके कारण भी काफ़ी ये समस्या अपन को देखने को मिलती है कि एक विमान एक जो लड़ाकू विमान है वो दूसरे से टकरा जाता है। अब देख लेते हैं कि सुकोई जो 30 है उसकी खासियत क्या है, कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। रूस में निर्मित सुकोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है, ठीक है, तो ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। कितनी? 12 टन। इसमें भी रफाल की तरह ही डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। सुकोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। कितनी? 3000 किलोमीटर की। तो ये न्यूज़ में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, डिफेंस की खबर है। नेक्स्ट है, अब जो कि सुकोई 30 और मिराज 2000 है, ये आपस में टकराए हैं, तो दोनों के स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ता है। कितनी? 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मैन्युफैक्चर दसा एविएशन फ्रांस में इसका मैन्युफैक्चर हुआ है और इसकी रेंज है 1550 किलोमीटर। टॉप स्पीड मैंने आपको बताई दी, 2.2 में किया, 2300 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे। अधिकतम वजन 17,500 किलोग्राम और अधिकतम क्लाइंब रेट यानी कि आकाश में जाने का 60,000 फीट यानी प्रति मिनट। विंग की लंबाई 29.9 फीट है, ऊंचाई 17.50 फीट और वार हेड जो है वो 6300 किलोग्राम है। खाली वजन 7500 किलोग्राम और सर्विस सीलिंग 50 से 60,000 फीट तक इसकी ऊंचाई ये जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर ये जा सकता है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा करंट अफेयर। प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक सरकार देती है मदद। वो कौन कौन सी मदद है वो देख लेते हैं एक बार। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको सरकार के द्वारा कुछ मदद दी जाती है। वो कौन कौन सी है? 1000 रुपये गर्भधारण के समय रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलते हैं। 2000 रुपये 3 महीने बाद दूसरे चरण में दिए जाते हैं। 2000 रुपये तीसरे चरण में मिलते हैं। तो ये मातृत्व लाभ योजना है जो कि सरकार के द्वारा एक प्रेग्नेंट लेडी को दिए जाते हैं। 1000 रुपये अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद मिलते हैं। 3.6 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाओं को इससे लाभ हुआ है 2018 से 2020 में। 25,000 डिलीवरी पॉइंट्स खोले गए पूरे देश के अंदर और 10,000 से अधिक हेल्थ केयर फैसिलिटी सुरक्षित मातृत्व अनुशासन के तहत यानी कि जो सुमन है के तहत खोले गए। 421 लेबर रूम और 350 मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स लक्ष्य लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव के तहत सर्टिफाइड किए गए हैं। ये सुविधाएं भी खास है प्रेग्नेंट लेडी को। तो प्रेग्नेंट वुमन को न्यूट्रिशन देने के लिए पोषण पंचायत कैंपेन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना, ट्राइबल इलाकों में ब्रथ वेटिंग होम्स की स्थापना भी की गई है। तो ये सरकार के द्वारा है। आई होप आप ये ध्यान रखेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो भी होता है और हाई भी होता है, ठीक है। तो कैसे पता चले कि बच्चे को हाइपरटेंशन है? तो जैसे कि वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में क्या हो रहा है कि बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों की वो कम हो चुकी है, मोबाइल और स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो जब डॉक्टर किसी का ब्लड प्रेशर मापते हैं तो वास्तव में आर्टरी से होकर बहने वाले ब्लड का प्रेशर मापा जाता है, नसों में बहने वाले ब्लड का। ब्लड प्रेशर रीडिंग बताती है कि किस फोर्स से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। यह रीडिंग दो तरह से ब्लड प्रेशर में मिलती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक में पंप करने के दौरान जब हार्ट सिकुड़ता है तब आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर का फोर्स मापा जाता है। हार्ट बीट के दौरान जब हार्ट रेस्ट करता है तब आर्टरीज में ब्लड प्रेशर का फोर्स मापा जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक हो गया और ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। बच्चों में सीरियस हाइपरटेंशन के लक्षण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, हार्ट बीट तेज होना, आंखों के आगे धुंधला छाना, चक्कर आना और नाक से खून आना बच्चों में सीरियस हाइपरटेंशन के लक्षण है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं कि दौरे पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी छाना, तेजी से सांस लेना, मोटापे का शिकार, खर्राटे लेने वाले, रात में बार बार उठने वाले, सोते समय खुले मुंह से सांस लेने वाले, ये हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के शिकार माने जाते हैं। 3 साल के उम्र से ही बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए देख लेते हैं। नॉर्मल बीपी हो, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो तो साल में एक बार चेक कराएं, और प्री हाइपरटेंशन हो तो 120/80 से ऊपर हो तो 6 महीने में एक बार चेक करा सकते हैं। स्टेज 1 में बीपी 125 से ऊपर हो तो 2 सप्ताह पर बीपी की जांच कराएं। स्टेज 2 में बीपी 135 से ऊपर हो तो सप्ताह के अंदर बीपी की जांच जरूर कराएं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। अब इसका
ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस उम्र में डाइट में कितना नमक होना चाहिए। वैसे तो तौल के तो कौन ही खाता है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया से आप अपने आप को अपनी बॉडी के लिए नमक का जो कंट्रोल है, ठीक है, जो निश्चित मात्रा है वो डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में काम आएगा। लंबी उम्र के लिए सही खुराक क्या है? तो फलीदार सब्जियां और साबुत अनाज खाइए। बादाम और सही मात्रा में तेल और घी खा सकते हैं। 65 की उम्र में पहले प्रोटीन की सही मात्रा, इसके बाद प्रोटीन कम ले, लो शुगर, ठीक है। तो ये लंबी उम्र के कुछ राज हैं। रिफाइंड कार्ब से दूरी बनाएं। रेड और प्रोसेस मीट से परहेज करें। सीमित मात्रा में व्हाइट मीट खाएं, जैसे कि चिकन हो गया। दिन में कम से कम 12 घंटे की लगातार फास्टिंग करें, मतलब आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, खाना न खाकर व्रत कर सकते हैं, ठीक है।